हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक मैं पढ़ा रही हूँ। 4 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और ये जो बुक मैं पढ़ा रही हूँ ये यूपी टेट के लिए, रीट मेंस के लिए, सी टेट के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। जिसमें सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नई एनसीईआरटी की किताबें हैं जो बदल चुकी हैं। पहले किताबें चलती थी, उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अलग अलग किताबें चलती थी, लेकिन अब इस एक ही किताब में तीनों विषयों से संबंधित चैप्टर दिए गए हैं। तो 5वां अध्याय पढ़ेंगे, भारत अर्थात इंडिया। ज्योग्राफी के 3 चैप्टर थे जिन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा जो चैप्टर था वो हिस्ट्री से संबंधित था और 5वां भी हिस्ट्री से ही संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है भारत अर्थात इंडिया। लिखा है यहाँ पर, भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। ये किसने लिखा है? ये श्री अरविंद ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता एक दृश्य, महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सांची के स्तूप का उत्तरी द्वार है। और ये क्या दर्शा रहा है? ये 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शा रहा है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जिनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या है? पहला प्रश्न, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? और दूसरा है, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे? अब प्राचीन नाम से संबंधित प्रश्न तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में नीचे लिखा हुआ है। लिखा है, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है। जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि यह 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। इस मानचित्र की बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें कुछ नदियां प्रदर्शित हैं। इसमें नदियों को दर्शाया गया है। ये हिमालय दर्शाया गया है, ये हिंदकुश, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास, सतलुज, सरस्वती, ये सभी नदियां इसमें दर्शाई गई हैं। ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। यानी जो भारत के निवासी थे और जो विदेश से यात्री आए थे, उनके द्वारा भारत को कई नामों से बुलाया जाता था। अब ये पता कैसे चला? ये पता चला है प्राचीन पुस्तकों से, यात्री और जो तीर्थ यात्री थे इनके यात्रा वृत्तांतों से और शिलालेखों में ऐसे नाम मिलते हैं, प्राचीन नाम भारत के। निवासी क्या होता है? वे लोग जो
एक स्थान विशेष में निवास करते हैं, निवासी कहलाते हैं। यहाँ पर निवासियों लिखा है तो इसलिए इसकी अलग से परिभाषा बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, यानी ये जो भारत नाम है ये कैसे दिया गया, इसके बारे में लिखा है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। प्राचीन वेद ये माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद आपको याद रखने हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हम अध्याय 7 में देखेंगे कि यह हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि है। यानी कि उपमहाद्वीप के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम बताया गया है, किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में। क्या बताया गया है? सप्त सैंधव। इसका मतलब क्या होता है? 7 नदियों की भूमि। सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका आशय है सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मानचित्र दिखाया गया है ये भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मानचित्र दर्शाया गया है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता था। सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। आगे लिखा है, महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे काश्मीर लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र यानी आज का हरियाणा का भाग, वंग यानी बंगाल का भाग, प्राग ज्योतिष यानी कुछ कुछ असम का भाग, और कच्छ यानी आज का कच्छ, और केरल लगभग आज का केरल इत्यादि। तो यहाँ पर बात हो रही है महाभारत की, और महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। अब इसमें कुछ क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं, जैसे काश्मीर तो ये आज का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र ये आज का हरियाणा का भाग है, वंग जो क्षेत्र है वह बंगाल का भाग है, और प्राग ज्योतिष ये कुछ कुछ भाग है असम का, कच्छ जो है ये आज का कच्छ, और केरल केरल ही है लगभग आज का केरल। तो ये सभी नाम बताए गए हैं किसमें? महाभारत में। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला? चूंकि प्राचीन ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। यानी ये पूछा जा रहा है कि हमें समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम कब मिला, तो इसकी तिथि निर्धारित करना सरल नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें तिथि निर्धारित करना कठिन है, और इस प्रश्न का उत्तर भी देना आसान नहीं है। आगे लिखा है, महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि साधारण संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों से पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा। तो महाभारत में भारतवर्ष शब्द का भी प्रयोग हुआ है और जम्बू द्वीप शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो यही यहाँ पर लिखा है। और कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि साधारण संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। तो इस महाकाव्य में, यानी किस महाकाव्य की बात हो रही है? महाभारत की। तो इसमें भारतवर्ष और जम्बू द्वीप शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है, यानी भारत नाम कैसे दिया गया, भारतवर्ष क्यों कहा गया? भरत के देश से। भारतवर्ष का आशय क्या बताया गया? भरत के देश से। अब भरत कौन है?
भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ। तो ऋग्वेद की बात लिखी हुई है कि भरत क्या है ऋग्वेद में, तो भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ और अभिप्राय क्या था, लोगों के एक वैदिक समूह से। बाद में क्या हुआ, जो विभिन्न महाराजा थे उनके लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्द जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यानी जो दूसरा शब्द लिखा है जम्बू द्वीप, तो इससे आशय क्या है, जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से। जम्बू माने क्या होता है, जामुन, तो जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। तो जम्बू द्वीप का आशय याद रखिएगा, जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से। और जामुन का जो वृक्ष है भारत में सामान्यतः पाया जाता है। फिर आगे क्या हुआ है, जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का एक पर्याय बन गया है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उनका नाम है अशोक, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। यानी बात हो रही है सम्राट अशोक की। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 साधारण संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें से एक शिलालेख में जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। और किसका वर्णन करने के लिए किया गया है, संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे। तो पुराने समय की बात है, तब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, कुछ शताब्दियों बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं। यहाँ ये संस्कृत में लिखा हुआ है और नीचे इसका अर्थ लिखा है, वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्रायः भारतम लिखते हैं। उत्तर भारत में कहते हैं भारत और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, भारतम। यहाँ पर ये मानचित्र और देख लीजिए, जो मानचित्र यहाँ पर छपा हुआ है क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर मानचित्र देख लीजिए, फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर क्षेत्र दर्शाए गए हैं। नीचे लिखा है, महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र। आपको इन क्षेत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप ध्यान दें इनका विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। तो महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को ये मानचित्र दर्शा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पांड्य, केरल, चोल, किष्किंधा, द्रविड़, अस्मक, जनस्थान, कलिंग। तो ये जो मानचित्र है ये महाभारत में जो सूचीबद्ध कुछ क्षेत्र हैं उनको दर्शा रहा है। प्रागज्योतिष, वंग, अंग, विदेह, मगध, कौशल, काशी, कारुस। तो ये महाभारत के सूचीबद्ध कुछ क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए
2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है हमें। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है ये सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, तो इसमें शुरुआत में ही क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। अब संविधान क्या है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा। अब जो विदेशी आए इन्होंने भारत से इंडिया कैसे कर दिया नाम, इसके बारे में लिखा है। विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। 6ठी शताब्दी साधारण संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र जिसे सिंधु कहा जाता था पर नियंत्रण किया। किसकी बात हो रही है, 6ठी शताब्दी साधारण संवत पूर्व एक फारसी सम्राट की। इसने क्या किया, एक सैन्य अभियान प्रारंभ किया और सिंधु नदी का जो क्षेत्र था जिसे सिंधु कहा जाता था उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंद, हेदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द है, यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया है। यानी कि प्राचीन फारसी में हिंदू क्या है, एक भौगोलिक शब्द है। धर्म से ये अभिप्राय, इसका अभिप्राय धर्म से नहीं है, ये यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है। आगे लिखा है, इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंड के नाम दिया था। अब यूनानियों की बात हो रही है। यूनानियों ने क्या किया, फारसी स्रोतों के आधार पर, जो फारसी स्रोत थे उनके आधार पर इस भाग को क्या नाम दिया, इंडोई अथवा इंड के। उन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया था क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। तो यूनानी भाषा में हा अक्षर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, हा अक्षर को हटा दिया। तो सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से इंडोई या इंड के। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख येंतु या येंदु से दिया। यह शब्द भी मूलतः सिंधु से आया। तो सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से इंदु, इंदु से येंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है ये भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है।
संघ, नाम और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना। तो ये भारतीय संविधान का प्रथम पृष्ठ है। स्रोत क्या है इसका? लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1999, वहां से इसे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? लिखा है जुआनजंग। पूर्व में इसे हुएन सांग उच्चारित किया जाता था। तो आपने अभी तक हुएन सांग ही पढ़ा होगा। तो हुएन सांग ने 7वीं साधारण संवत में चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया। विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। तो हुएन सांग जो है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप लोग याद रखिएगा, हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चित्र आप देख सकते हैं हुएन सांग का, यहाँ पर जो चित्र एक दर्शाया गया है। तो हुएन सांग ने 7वीं साधारण संवत में चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने साथ ले गए थे। यानी यहाँ से ये संस्कृत की पांडुलिपियां अपने साथ ले गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया? संस्कृत से चीनी भाषा में उनका अनुवाद किया। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। आगे लिखा है एक अन्य चीनी शब्द तियंजु को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिंदुस्तान शब्द है ये किस शिलालेख में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो आपको याद रखना है फारसी शिलालेख में 1800 वर्ष पूर्व। आगे लिखा है बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे बढ़ने से पहले, यानी कि ये सार लिखा जाता है यहाँ पर पूरे लेसन का। क्या लिखा है? भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप तथा भारत सम्मिलित हैं। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम बने। तो ये नाम कैसे मिले इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एसएसटी के लिए आपको सोशल साइंस की किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, समय रहते पढ़ लीजिए तो आपको भी लाभ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।